धन्यवाद संचालक महोदय। अतीत और वर्तमान में भारतीय भूखंड की गौरव गरिमा को दुनिया में स्थापित करने वाले धम्मचक्रधारी भारत के तिरंगे झंडे राष्ट्र ध्वज को स्मरण करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस वधता को अपना परिवार समझने वाले सम्राट अशोक महान को वंदन अभिनंदन करता हूँ और उनके जन्मदिन पर आप सभी को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ, मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। तथागत बुद्ध के पुष्पगुच्छ को जिस तरह उन्होंने पूरी वसुधा पर बिखेरा, उसका दूसरा कोई उदाहरण अब तक दुनिया में देखने को नहीं मिलता। उस ज्ञान की खाती को पुष्पित पल्लवित करने वाले, इस मानवता को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले तथागत बुद्ध को स्मरण करता हूँ। आज इस मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय माननीय दूधनाथ यादव जी, परम सम्मानित इस आजाद भारत में झुंड की तरह बिखरे हुए, भटकते हुए भारतीय आम जनमानस को नई रोशनी की तरफ मोड़ने वाले सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी, सम्राट अशोक क्लब को अपने सर्वस्व समर्पित करने वाले और इस पूरे जो कार्यक्रम है इसका ताना बाना बनने वाले, इसको गति और ऊर्जा देने वाले मंचासीन सम्मानित जवाहर सर, परम आदरणीय हम सभी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाली सुशीला वर्मा जी और इस मंच की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानित अध्यक्ष महोदय तथा अन्य अतिथिगण, इस हाल में मौजूद मैरून कलर के सभी साथी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जिन लोगों ने यह वक्त निर्धारण कर रखा है, उनकी ऊर्जा, उनके पराक्रम, उनके शौर्य को वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। इस मंच में बैठी हुई माताएं, बहनें, इधर हमारे साथ सहयोग कर रहे माइक वाले भाई, सभी को तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। चूंकि मैं एक वक्ता के रूप में इधर मंच में आपके बीच में आया हूं, विषय का जो प्रवर्तन है उसकी तरफ आपको ले चलना मेरा दायित्व है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं विषय पर ही आपसे बात करूं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सम्राट अशोक की भूमिका क्या है, जो विषय बिंदु है। जब हम सम्राट अशोक की चर्चा करते हैं, जब सम्राट अशोक के बारे में बात करते हैं और उनको जानने समझने का प्रयास करते हैं, तो अनायास ही कुछ बातें हमको रोकती हैं। इतिहास के कुछ काले पन्ने हमारे अंदर भ्रम पैदा करते हैं, उन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इतिहास के पन्नों में पढ़ा होगा और मैं बात वहीं से शुरू कर रहा हूं, आजाद भारत से। सम्राट अशोक को बहुत सारे लोगों ने बदनाम करने का अपना संपूर्ण प्रयास किया, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, लेकिन भला हो अंग्रेजों का, जिन्होंने जमीन से खोद कर बाहर निकाला और आज हमारे बीच में सम्राट अशोक के बारे में चर्चा हम सभी लोग कर रहे हैं। उन भ्रांतियों को दूर करने की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। सम्राट अशोक के बारे में कहा गया कि सम्राट अशोक चंडाशोक थे, सम्राट अशोक कायर थे, जिसकी वजह से देश गुलाम और कमजोर हुआ। तो मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं, जिन लोगों ने सम्राट अशोक को चंडाशोक घोषित किया है, उन्होंने वर्तमान में क्या क्या कारनामे किए हैं, किस तरह से आपके इस पूरे भारतवर्ष में श्रम करने वाले लोगों को लगातार अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। वही लोग आज वर्तमान में कहते हैं रोटी चोर, चारा चोर। ऐसे लोगों को पहचानिए। जब आपके बारे में
से संवाद करते हैं तो कहते हैं टोटी चोर और चारा चोर, और दूसरी तरफ जब अपने बारे में बात करते हैं तो दुनिया का सबसे खूनी घोटाला व्यापम घोटाला, उसको कहते हैं व्यापम घोटाला है, सृजन घोटाला है। जैसे जैसे शब्दों का आविष्कार करते हैं, उन्हीं लोगों ने कहा कि सम्राट अशोक चंडा अशोक। इसलिए आपको पहचानने की जरूरत है ऐसे लोगों को, और आपको अपने महापुरुषों को, वो किसी भी कैटेगरी में हो, वर्तमान में हो, भविष्य में हो, भूत में हो, उनको पहचानने की जिम्मेदारी आपकी है। सम्राट अशोक के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया इसलिए यह देश गुलाम हो गया, कायर हो गया। ऐसे इतिहासकारों को आईना दिखाना भी आपकी जिम्मेदारी है, और यह हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे इतिहासकारों से सवाल किया जाए। मैं ऐसे इतिहासकारों से पूछना चाहता हूं, अगर सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया, देश गुलाम हो गया, कायर हो गया, तो गांधी जी कौन सा रिवॉल्वर लेकर निकले थे, कौन से मिसाइल लेकर निकले थे भाई? महात्मा गांधी कौन सा अस्त्र लेकर निकले थे, कौन सी तलवार लेकर निकले थे जो देश आजाद हो गया? ये दोहरी बात नहीं चलेगी। अगर सम्राट अशोक का तलवार रखना भारत के लिए कायरता का प्रतीक है, तो महात्मा गांधी का भी जो किया हुआ कृत्य हो कायरता का ही प्रतीक होगा। अन्यथा ये बात गलत है कि सम्राट अशोक ने तलवार रख दी और देश गुलाम हो गया, ये सरासर गलत लिखा गया। इसका खंडन करना होगा हमें और आपको मिलकर। सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया, यह देश कायर और गुलाम हो गया। ऐसे लोग यह बात नहीं बताते हैं कि सम्राट अशोक के तलवार रखने के 1000 साल तक भारत मुस्कुराता रहा, भारत पूरी वसुधा पर खुशियां बिखेरता रहा, और मुगलों का आक्रमण 1000 साल बाद 7वीं शताब्दी में होता है। सम्राट अशोक ने इस देश को इतनी ताकत दिया जिससे देश हजारों साल तक मुस्कुराता रहा। किसी एक कृत्य के लिए जो हजारों साल तक सम्राट अशोक का शासन रहा, मुस्कुराता रहा भारत, किसी व्यक्ति को, किसी राजा को आप 1000 साल बाद घटने वाली घटना के लिए कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? क्या यह संभव है? क्या सम्राट अशोक को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके? ऐसे इतिहासकारों को आपको नंगा करना होगा, ऐसे इतिहासकारों पर आपको संवाद करना होगा, उनसे बात करना होगा, आंख में आंख मिलाकर जवाब देना पड़ेगा। एक और भ्रम अभी इतिहास के पुनर्लेखन में जो वर्तमान में चल रहा है लगातार, कुछ लोग सम्राट अशोक को देवताओं का प्रिय घोषित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब आप जाग रहे हैं। देवताओं का प्रिय, चूंकि सम्राट अशोक के शिलालेख में देवानाम प्रिय का जिक्र है, तो इससे भी आपको समझने की और सावधान रहने की जरूरत है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में जब लुम्बिनी का दौरा किया, तब उन्होंने अपने शिलालेख में लिखवाया कोड़ागमन बुद्ध का, जब उन्होंने स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद जहां जहां वो गए, उन्होंने बिहार यात्रा त्याग करके जब धम्म यात्रा शुरू की, तो हर जगह शिलालेखों में इन बातों को लिखवाया। आप थोड़ा सा और भारत को अभी वर्तमान में समझेंगे तो झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक बड़ा देव के नाम से आदिवासी अंचलों में, जंगलों में जो पूजा जाता है, जिनका बड़े आदर के साथ पूरी दुनिया सम्मान करती है, उनका नाम है बड़ा देव। ये बड़ा देव कोई और नहीं, तथागत बुद्ध। हृदय परिवर्तन नहीं होता है, भूल चूक सुधारी जा सकती है, लेकिन आचरण में बदलाव रातों रात नहीं होता है। अगर एक शराबी कोई जुआरी को बोले कि भैया शराब छोड़ दो, गुटखा पान सुपारी छोड़ दो, तो तकलीफ होती है कि नहीं? उसको सालों लग जाता है एक छोटा सा गुटखा पान सुपारी छोड़ने में। एक सम्राट अशोक अगर चंडा अशोक रहे होते तो उनको हिंसा छोड़ने में बहुत लंबा वक्त लगता। ये संभव ही नहीं था कि रातों रातों सम्राट अशोक का परिवर्तन हो जाता। उसके लिए जो कारक जिम्मेदार है, उस पर आपको बहुत गहराई से समझना होगा। सम्राट अशोक क्लब जब अपने दादा चंद्रगुप्त के साथ खेल रहे होंगे, जैसे आज यहाँ बच्चे किलकारियां कर रहे हैं, जरा कल्पना कीजिए, तो क्या सम्राट अशोक ने अपने दादा से नहीं पूछा होगा कि दादा बताओ जब सिकंदर ने आक्रमण किया था इस देश पर, सेल्यूकस ने इस देश पर अपनी विश्व विजयी सेना लेकर आक्रमण किया था, तो आपने वो पराक्रम कैसे किया था? जो सेना परास्त हुई और आपने पूरे भारत को खंड किया था, वो पराक्रम का राज क्या है? क्या सम्राट अशोक ने अपने चंद्रगुप्त ने अपने परदादा दादा से नहीं पूछा होगा? क्या उन विषयों पर चर्चा नहीं सुनी होगी? इसका मतलब है कि सम्राट अशोक बचपन से ही उस वातावरण में पले बड़े जहां से उनको इन तमाम चीजों की शिक्षा बचपन से मिली। यद्यपि कि सम्राट अशोक के बारे में उनके शिलालेखों में उनके बचपन का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन ये तय मानिए SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दुनिया का, जिसमें एजुकेशन पे जो बात करते हैं रिसर्चर्स, वो कहते हैं कि 12 साल तक जो आप बच्चे को सिखा दोगे दुनिया में कभी बदलता नहीं है। उसके ऊपर ज्ञान बदलता है, उसकी बुनियाद कभी नहीं बदलती है। और यही सम्राट अशोक के साथ था कि उन्हें जो घर में विरासत में मिला वो कभी नहीं बदला। उसके ऊपर उनके तमाम युद्ध रहे, धम्म घोषणा सब कुछ होता रहा, लेकिन बुनियाद उनकी बचपन में पड़ी। तो सम्राट चंद्रगुप्त ने जब चर्चा किया होगा कि देखो अशोक, काबुल से कांधार तक
जो मैंने पराक्रम किया है, जो मैंने जो क्षेत्र विजित किया है, उसको संभालता कैसे हूं, इस भूखंड को एक कैसे रखते हैं। ऐसी संवेदनाओं के साथ सम्राट अशोक ने दुनिया को संदेश दिया। जब सम्राट अशोक ने तलवार रखा, धर्मघोष किया, तो अपने परदादा दादा चंद्रगुप्त से आगे बढ़कर के बहुत दूर तक काम किया। दुनिया का कोई ऐसा इतिहास नहीं है जहां राजतंत्र हो और राजतंत्र में लोकतंत्र हो, और लोकतंत्र से भी बड़ी बात कि वहां लोक कल्याण की अवधारणा दुनिया में जन्म लेती है। ऐसा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं मिलता सम्राट अशोक को छोड़कर। सम्राट अशोक ने लोकतंत्र से भी एक कदम आगे अवधारणा को जन्म दिया और पूरी वसुधा को कुटुंब समझा। जो शासक पूरी दुनिया को अपना कुटुंब समझता हो, प्रजा को अपनी संतान समझता हो, वो कितना संवेदनशील रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सम्राट अशोक ने केवल शिलालेख नहीं लिखा है, सम्राट अशोक ने केवल लोगों को निर्देशित नहीं किया, बल्कि इसको चरित्र में ढाला। उन्होंने इसको अपने आत्म, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का कोना कोना जब तक इस रोशनी से, इस मिसाल से रोशन नहीं हो जाएगा, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अशोक को भारत के हर घर में नहीं, दुनिया के हर उस घर में जहां अशांति, वहां तक अशोक को लेकर के जाएंगे। ये हमारा संकल्प है और यही दुनिया को खुशहाल रखने का हमारा मंत्र है। तो आप सब लोगों ने आज अशोक जयंती मनाए, पैदा करें। इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बच्चों को अशोक के बारे में संवाद करने की जरूरत है। शाम को बैठिए, आप उनको स्कूल के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह एक अलग विषय है जिस पर हम लोग लंबा वार्ता कर सकते हैं अशोक की शिक्षा नीति पे। आप अपने बच्चों को स्कूल के भरोसे मत छोड़िए। स्कूल में उन्हें किताबें सीखने दीजिए, नौकरी के लिए पढ़ने दीजिए, लेकिन इस समाज के लिए, इस देश में अगर बुनियाद में आपको खड़ा करना है तो आपको अपने घर में काम करना पड़ेगा। तो छोटा सा कार्य है कि बच्चों को कहानी सुनाइए, अशोक के बारे में कहानी सुनाइए कि सम्राट अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र थेरू को किस तरह से श्रीलंका क्यों भेजा, सम्राट अशोक ने लोक कल्याण की अवधारणा को जन्म क्यों दिया, सम्राट अशोक ने तलवार क्यों छोड़ी, सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ी थी, कौन सी नीति अपनाई। यह तमाम बातें अपने बच्चों को कहानी के माध्यम से उनके जहन में पिरोने का काम कीजिए। यह आपका दायित्व है, हमारा दायित्व है। अगर हर घर में ऐसा होने लगेगा, आप 10 साल बच्चों को कहानी सुनाइए, अगले 15 साल में अशोक बनकर तैयार हो जाएगा और पूरे भारत में फिर से लोक कल्याण की अवधारणा का जन्म होगा। यह काम हमको करना है, आपको करना है। तो अपने बच्चों को चंद्रगुप्त की कहानी, अशोक की कहानी, ज्योतिबा राव फुले की कहानी, अंबेडकर की कहानी जरूर सुनाइए बच्चों को और इस पर पूरा समय दीजिए। बच्चे निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे सपनों को, आपके सपनों को पंख लगाएंगे, चार देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को सादर नमो बुधाए। जय भारत, जय अशोक, जय बुद्ध।